ये उसी की सजा है। आगे से बड़ों की बात मानना। आर्यन ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके कानों में अब भी हल्की सी गूंज थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कुछ दिन बाद गांव में फिर से पक्षी प्रतियोगिता शुरू हुई। उसी मौके पर रमेश ने गांव के पुजारी से जाकर मुखिया की मौत का असली कारण पूछने का फैसला किया। गांव के कई लोगों को यकीन था कि मुखिया की मौत सामान्य नहीं थी। पुजारी पहले तो हिचकिचाया, फिर धीमे स्वर में बोला, मैंने उसके शव की जांच की थी। शक है कि उसकी मौत किसी दुष्ट आत्मा के हाथों हुई है। ये सुनते ही रमेश के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या ये सब अर्जुन की उस गलती की सजा तो नहीं? उधर घर पर दादी रसोई में खाना बना रही थी। अचानक आंगन से सीटी की आवाज आई, जैसे कोई कुएं के भीतर से बजा रहा हो। वो हैरान होकर बाहर आई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही पीछे मुड़ी, सामने आर्यन का चेहरा दिखा, पर वो चेहरा डरावना, विकृत और बिल्कुल अजनबी था। दादी चीख भी नहीं पाई कि तभी रमेश घर आ गया। उसके साथ असली आर्यन भी बाहर खड़ा था, पूरी तरह हैरान। दादी ने कांपती आवाज में पूरी बात बताई। रमेश ने तुरंत समझ लिया, अब मामला साधारण नहीं रहा। वो उसी वक्त पुजारी के पास पहुंचा और बोला, कुछ तो गड़बड़ है, हमें इसे खत्म करना होगा। पुजारी ने समय बर्बाद किए बिना पूजा की तैयारी शुरू की। उसने दोनों हाथ पिंजरे पर रखे, आंखें बंद की और कुछ मंत्र बुदबुदाए। कुछ ही पलों में उसका शरीर शांत हो गया और उसकी आत्मा जैसे किसी दूसरी जगह पहुंच गई। चारों ओर घना अंधेरा, सड़ांध भरी हवा और जंगली पेड़ों से घिरा वही निषिद्ध जंगल। तभी उसने देखा, अर्जुन वहाँ जमीन पर बैठा था। उसकी आत्मा किसी बंधन में जकड़ी हुई थी। वो ऊपर देखता है, आंखों में पागलपन और चेहरा किसी राक्षस जैसा विकृत। पुजारी सब समझ गया। अर्जुन ने उस रात सीटी बजाकर जो गलती की थी, उसी से शैतान जागा था। अब उसकी आत्मा उसी के हाथों उस शापित जंगल में कैद थी। घने जंगल में अर्जुन की आत्मा भयंकर यातना झेल रही थी। वहाँ से निकलने का एक ही रास्ता था, 40 दिनों के भीतर किसी बलि के बकरे को ढूंढना, वरना उसकी आत्मा हमेशा के लिए मिट जाती। शुरुआत में उसने गांव के मुखिया को निशाना बनाया, लेकिन क्योंकि मुखिया को थोड़ी बहुत तांत्रिक विद्या आती थी, इसलिए दानव उसकी आत्मा को कैद नहीं कर पाया। उधर अर्जुन की पत्नी अब तक उसकी होश वापसी का इंतजार कर रही थी। आखिर उसने एक प्रसिद्ध ओझा को बुलाया। ओझा ने कुछ देर ध्यान लगाया और गंभीर स्वर में बोला, इसे बचाना है तो इसे किसी दूसरे इंसान की जगह चाहिए, लेकिन ये जल्दबाजी का काम नहीं है। जब अर्जुन का संकेत मिले तभी उस व्यक्ति को ये औषधि पिलानी होगी। इसी बीच आर्यन स्कूल में पीटी कर रहा था कि अचानक उसके होठों पर खून दिखाई दिया। वो घबराकर टीचर के पास जाने ही वाला था कि सब कुछ धुंधला हो गया और अगली ही पल उसने खुद को अर्जुन के घर के अंदर खड़ा पाया। वो दरवाजे की तरफ भागा, मगर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पीछे मुड़कर देखा, अर्जुन ठीक उसके पीछे खड़ा था, आंखें लाल, चेहरा पीला और भावनाहीन। अगले ही सेकंड आर्यन चीखते हुए जाग गया। वो फिर से क्लास में था, लेकिन अब उसके लिए पढ़ाई का तो सवाल ही नहीं था। वो तुरंत घर भागने निकला ताकि दादा को सब कुछ बता सके। रास्ते में गांव के बाहर एक गाड़ी खड़ी थी। ड्राइवर ने खिड़की से सिर निकालकर पूछा, भाई रमेश का घर यही कहीं है क्या? आर्यन ने सोचा कोई रिश्तेदार होगा और बोला, आओ मैं दिखा देता हूँ। वो गाड़ी में बैठ गया, लेकिन कुछ ही देर में उसे अजीब लगने लगा। रास्ता तो वही था, पर बाहर का माहौल धीरे धीरे बदल रहा था। कार के आगे की सीट पर बैठा ड्राइवर पूरी तरह पीला पड़ चुका था और उसके बगल में बैठे बाकी यात्री अजीब तरह से डरावनी मुस्कान दे रहे थे। ये देखकर अजय के रोंगटे खड़े हो गए। डर के मारे उसने पूरी ताकत लगाई और चलती गाड़ी से कूद गया, लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि दादाजी का दिया हुआ वो चिड़िया वाला सीटी जमीन पर गिर गया है। अजय बिना पीछे देखे भागता हुआ सीधा घर पहुंचा और रोते हुए दादी से लिपट गया। उसी वक्त तासान की पत्नी लाली आंगन में कपड़े सुखा रही थी कि अचानक उसे लगा कोई चीज उसके सिर के ऊपर से गुजरी है। उसने पलटकर देखा तो जमीन पर वही सीटी पड़ी थी जो अजय हमेशा अपने साथ रखता था। लाली के दिमाग में एक ही ख्याल कौन था, क्या ये वही संकेत है जो उसके पति ने बताया था? बिना देर किए वो सीटी उठाकर अजय के घर जा पहुंची। दरवाजा खुद अजय ने खोला। लाली ने बहाने